इस दुनिया में मेरी सबसे अच्छी दोस्त मेरी खाला ही थी। वो लगभग मुझसे 7-8 साल ही बड़ी होंगी, इसलिए हम दोनों एक दूसरे के साथ अपने दिल की हर बात बिना झिझक कर लिया करते थे। और मुझ पर उसके इतने एहसान थे कि मैं उसकी कोई भी बात टाल नहीं सकती थी। उसने अपनी छोटी सी उम्र से हम बहन भाई को संभाला था, क्योंकि मैंने जब से होश संभाला था अपनी अम्मा को एक ही बिस्तर पर देखा था। ना वो उठ सकती थी और ना ही चल फिर सकती थी, लेकिन सुना था कि पहले अम्मा बिल्कुल ठीक हुआ करती थी और भाग भाग कर घर के सारे काम और अपने सास ससुर की खिदमत किया करती थी। मुझसे बड़ा मेरा एक भाई था और अब्बा की इसी हादसे में मौत हुई थी, जिसमें अम्मा को ये माजूरी मिली थी। अम्मा की जान तो बच गई थी, लेकिन जान से प्यारा शोहर खो देने का सदमा वो बर्दाश्त न कर पाई थी। और अस्पताल से वापस आने के बाद भी मुसलसल रोते रहने की वजह से और दिल को हर वक्त सदमे की हालत में रखने की वजह से अम्मा ने इस माजूरी को अपना मुकद्दर बना लिया था। घर में दादा दादी भी मौजूद थे, लेकिन अपने इकलौते और जवान बेटे के गम ने उन्हें भी अधमरा कर दिया था। ऐसे में मेरी दादी, एक बूढ़ी औरत, भला कहाँ से लाचार बहू का सहारा बनती। और अम्मा के लिए घर को छोड़कर मैके जाना मुमकिन बात न थी, क्योंकि घर में बूढ़े सास ससुर मौजूद थे, जिनका वाहिद सहारा अब्बा थे और उनके बाद अम्मा ही थी। और हम बहन भाई थे, जिनसे घर की चहल पहल लगी रहती थी। वरना अगर अम्मा मैके चली जाती तो दादा दादी अकेले ही रह जाते। ऐसे में वो कहाँ अब्बा के जाने का दुख बर्दाश्त कर पाते। इसलिए वक्त और हालात को देखते अम्मा ने अपनी माजूरी के बावजूद इसी घर में रहना अपना फर्ज समझा था और दादा दादी को अकेला छोड़कर नहीं गई थी, बल्कि मैके से अपनी छोटी बहन को साथ रहने के लिए बुला लिया था, जो शुरू के दिनों में अम्मा के सारे काम बिस्तर पर ही कर दिया करती थी। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता अम्मा ने व्हील चेयर का सहारा लेकर उठकर बैठना शुरू कर दिया। तो फिर भी खाला हमारा घर छोड़कर नहीं गई थी, क्योंकि उनके घर भी सिर्फ उनके भाई भाभियाँ और वालिद ही थे। मेरी नानी बहुत वक्त पहले की गुजर चुकी थी, इसलिए खाला ने बहन के पास रहने में ही सुकून महसूस किया। हमारा घर दादा की पेंशन पर ही चलता था और कुछ पैसे हमारे घर के ऊपरी पोर्शन में रहने वाले किराएदारों से आ जाते थे। हम लोग बहुत ज़्यादा अमीर तो नहीं थे, लेकिन अच्छी ज़िंदगी गुजर रही थी। मैं बहुत छोटी सी थी जब से ही खाला के साथ उठना बैठना, खाना और सोना शुरू कर दिया था। भाई अम्मा के पास सोता था, क्योंकि जब से अब्बा की मौत हुई थी वो बहुत डर गया था। अम्मा इसको एक पल के लिए भी खुद से दूर नहीं जाने देती थी, इसलिए मैं ही अम्मा से दूर और खाला के करीब होती चली गई। देखते देखते हमारे बचपन के दिन इकट्ठे ही गुजरने लगे और खाला के साथ साथ हम भी बड़े होने लगे थे। इस गुजरते वक्त ने और भी कई जख्म दिए थे। इन्हीं सालों में मेरे दादा और दादी भी बारी बारी से इस दुनिया से रुखसत होकर अब्बा के पास गए थे। अब तो अम्मा से ज़्यादा खाला की ज़रूरत महसूस होती थी कि वो चल फिर और भागकर हमारी आवाज़ पर चली आती, और अम्मा बस एक व्हील चेयर तक महदूद थी। दादी के गुजरने के बाद उनकी पेंशन के पैसे आना भी बंद हुए थे और हमारे हालात तंगी की तरफ चले गए थे। अम्मा ने एक जगह बैठे बैठे ही अब सिलाई कढ़ाई का काम करना शुरू कर दिया था, तो हमारे घर का राशन नाना की तरफ से आ जाया करता। फिर मेरी और भाई की ट्यूशन की फीस किराएदारों से मिल जाती। बस इसी तरह हमारा गुजर बसर चल ही रहा था। खाना पकाना और किचन संभालना खाला के जिम्मे था, क्योंकि वो अब जवान हो चुकी थी। उन्हीं दिनों हमारे घर के ऊपरी हिस्से में रहने वाली फैमिली ने घर छोड़ा था और हमें नए किराएदारों की तलाश थी। लेकिन अम्मी किसी भी अकेले इंसान को मकान देने के लिए तैयार नहीं थी कि घर में हम सिर्फ औरतें रहती थी। अम्मी चाहती थी कि पहले की तरह कोई अच्छी फैमिली ही हो जो यहाँ रिहाइश इख्तियार करे, लेकिन अब हमारा घर पुराना होने के बायस कोई भी नई फैमिली यहाँ रहने के लिए तैयार न थी, जिसका असर अब हमारी पढ़ाई पर पड़ने लगा था। हालात को देखते अम्मा ने मेरी पढ़ाई भी छुड़वा दी, लेकिन भाई को पढ़ाना अम्मा और अब्बा दोनों का ख्वाब था, जो अम्मा किसी सूरत पूरा करना चाहती थी। खाने पीने का खर्चा पहले ही नाना पर था, अम्मा इन पर भी मजीद बोझ नहीं डालना चाहती थी। बस एक ही रास्ता था, और वो ये कि कोई अच्छा किराएदार मिल जाए। और तभी एक अकेला लड़का जिसको किराए पर मकान चाहिए था, वो हमारे घर की ऊपरी मंजिल पर रहना चाहता था। 2 माह से घर खाली पड़ा था, लेकिन अम्मा अकेले लड़के को रखने से डरती थी कि अब घर में 2 जवान लड़कियां भी थीं, जो एक खाला और एक मैं थी। लड़का वैसे शरीफ था और हमारे पुराने किराएदारों का जानने वाला था, जिनसे हमारी काफ़ी अच्छी जान पहचान हो चुकी थी। इसलिए मजबूरी के तहत अम्मा ने इसको इस शर्त पर रख लिया था कि जैसे ही कोई फैमिली आ जाएगी तो उसे घर खाली करना होगा। अब वो कुछ दिनों से यहाँ रहने लगा था। सच में ही वो बहुत अच्छा और नेक लड़का था। सुबह अपनी ड्यूटी पर चला जाता और शाम को आकर अपने पोर्शन में चला जाता। ना किसी से बात करता, ना ही इधर उधर देखता, बस अपने काम से काम रखने वाला था। नाना जान भी महीने में 2 बार 3 बार चक्कर हमारे घर लगा लिया करते थे, लेकिन अम्मा ने इनको भी किराएदार की भिनक न लगने दी।
कि कहीं वो इस बात से गुस्सा ना हो जाए। वो लड़का क्योंकि दिन में ड्यूटी पर होता था और नाना जान इसी दौरान आकर चले भी जाते थे, इसलिए ये बात राज ही रही थी। और भाई की पढ़ाई का खर्चा निकल आया था। अब तो सुबह ऑफिस जाते वो लड़का मेरे भाई को भी अपनी बाइक पर कॉलेज छोड़ दिया करता था। अम्मा तो इसको भी बेटा बेटा बुलाती कि इसके आने से भाई के लिए अम्मा को तसल्ली हुई थी। आहिस्ता आहिस्ता अजनबियत ख़त्म होने लगी और कभी कभार उसके खाने वगैरह भी भिजवा दिया करती थी। जब घर में गोश्त या कोई अच्छा पका होता, एहसान का बदला वो भी एहसान से दिया करता। जब उसकी तनख्वाह के दिन होते तो अम्मा के लिए घर के किराए के साथ कभी फल वगैरह भी लेकर आ जाता। इसको रहते 3 माह हो गए थे। जब अम्मा ने पूछा कि अगर रात का खाना तुम चाहो तो हमारी तरफ से खा सकते हो, तो उसने कहा मैं वैसे भी रात का खाना बाहर से लेकर आता हूँ, इसलिए अगर आप लोग खाना भेजेंगे तो मैं इसके बदले आपको महीने के कुछ पैसे दिया करूँगा। अम्मा ने रस्मन तो इनकार किया, लेकिन उनको ये बात अच्छी ही लगी थी और यूं ही तय हुआ कि वो खाना हमारे घर से खाता और बदले में उसके पैसे दिया करता। घर का किचन क्योंकि खाला के ही हवाले था, तो अम्मा ने उनसे कह दिया था कि किराएदार का खाना निकाल कर हाट पाट में रख दिया करूं, भाई उसके यहाँ पहुंचा दिया करेगा। भाई की इससे अच्छी दोस्ती हो गई थी, वो भी फारिग वक्त में उसी के पास जा बैठता। लेकिन खाला और मैंने फासला रखा हुआ था, ना तो उनसे कभी कोई बात की थी, ना ही उनके आने के वक्त पर बाहर होते थे, जिसकी अम्मा की तरफ से खास तलकीन भी की गई थी। एक दिन दोपहर का वक्त था और अम्मा अपने कमरे में सो रही थी। गर्मियों की दोपहर थी। खाला और मैं इकट्ठे सेहन में चारपाई पर बैठे बातें कर रहे थे कि वो अचानक वक्त से पहले दफ्तर से लौटा। उसका भी शायद पहली बार था जब उसकी नज़र हम पर पड़ी थी। फिर मैंने देखा कि वो खाला को देखता ही रह गया। शायद खाला उससे पहली ही नज़र में पसंद आ गई थी। इसकी नज़र खाला पर थी तो मैंने खाला की तरफ देखा था, जो भी उसी की तरफ देखे जा रही थी। मुझे देखते ही बात की समझ आ गई थी कि ये दोनों एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार हुए थे। मैंने खाला का हाथ पकड़कर दबाया तो उन्हें होश आया। खाला ने नजरें मेरी तरफ फेरी तो वो लड़का भी सीढ़ियाँ चढ़ता ऊपर चला गया। मैंने खाला को देखते हुए जोर जोर से कहके लगाना शुरू किए तो वो शर्माते हुए किचन की तरफ भाग गई। मेरे कहकों की आवाज़ बुलंद हुई तो अम्मा भी अपनी व्हीलचेयर संभालती बाहर की तरफ आई और मुझसे इस तरह मुंह फाड़ के हंसने की वजह पूछी। मैं घबरा गई तो मुझसे पहले खाला ने बाहर आकर उन्हें जवाब दिया कि बाजी देखो ना, मेरा ज़रा सा पैर फिसला है और आपकी बेटी कब से मुझ पर हंसे जा रही है। अम्मा ने करीब आकर मेरे कान खींचे और बोली, खबरदार अगर मेरी बहन को ज़रा भी परेशान किया तो। मैं दिल ही दिल में बोली, पैर नहीं, आपका तो दिल फिसला है। इस दिन के बाद तो जैसे इन दोनों की नजरें एक दूसरे को देखने के लिए बेचैन रहती और मैंने कई बार खाला को इस लड़के के आने के वक्त पे सेहन में इंतजार में देखा था कि वो जैसे ही घर में दाखिल होता खाला एक नज़र उसको देखने के लिए लाख कोशिश करती, वो भी कुछ कम न था। वैसे मौका न मिलता तो किचन तक कुछ देने के बहाने खाला को देखने आ जाया करता। इन दोनों की मोहब्बत से मैं खूब वाकिफ हो चुकी थी और ऐसी कई कोशिशें अब तक देख चुकी थी, लेकिन दोनों की छुप छुप कर मुलाकातें और प्यार मोहब्बत के वादे कस्मों से मैं अब भी अनजान थी कि एक दिन अचानक मैंने खाला को सीढ़ियाँ चढ़ते देख लिया और उसके पीछे पीछे चले गई। वहाँ जाकर पता चला कि मोहब्बत का सिलसिला तो कब से चल पड़ा था। बात शादी के वादों और जिंदगी भर साथ निभाने की कस्मों तक आ पहुंची थी। इन दोनों की चोरी पकड़ी गई और मैंने फिर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया तो खाला से ज्यादा वो लड़का चौंका था, क्योंकि खाला को अच्छी तरह पता था कि मैं इनकी हमराज और दोस्त हूँ। लेकिन वो लड़का डर गया। फिर खाला ने उसे भी तसल्ली दी थी कि ये हमारी खैर ख्वाह है, इससे डरने की ज़रूरत नहीं, तो वो मुस्कुरा दिया था। फिर उसने मेरी मिन्नत की थी कि हमारी कुछ मदद करो ताकि हम शादी कर सकें। लेकिन मैं क्या कर सकती थी जब अम्मी ने नाना चांद से उनकी यहाँ रहने तक की बात छुपाई। खाला की शादी का फैसला आखिर उनके वालिद ने ही करना था। चंद रोज़ यूं ही गुजरे थे। मैंने इन लोगों की मुलाकातों को राजी रखा हुआ था कि एक दिन नाना चांद का हमारे घर आना हुआ था। इस दिन इत्तेफाक से वो किराएदार भी अपने पोर्शन में मौजूद था, लेकिन उसकी बाइक जो नीचे हमारे सेहन में ही खड़ी रहती वो देखकर नाना चांद ने पूछा तो मैं झूठ नहीं बोल पाई थी और उन्हें बता दिया था कि हमारे नए किराएदार जो ऊपर रहते हैं उन्हीं की बाइक है। नाना जान इस बात पर काफ़ी खफा हुए थे और अम्मा को बहुत कुछ सुनाया था। फिर नाना जान ने आखिर माँ के अकेले घर में रहने पर एतराज़ किया और बोले थे कि जब तक भाई अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर लेता है तब तक हम सब ने चलकर उन्हीं के घर रहना है। उनका फैसला अम्मा वैसे भी टाल नहीं सकती थी, इसलिए हमने उसी रोज़ सामान बांधना शुरू किया, जिसका अम्मा और मुझसे ज़्यादा दुख खाला को पहुंचा था। लेकिन फिर इनकार की कोई राह न बनी और हम अगले दिन अपना तमाम तर सामान साथ लेके ननिहाल आ गए थे, जहां हम सब तो अच्छे भले थे, लेकिन मेरी खाला का हाल कुछ अच्छा नहीं था।
वो अकेले में रोती तो लोगों के दरमियान बस खामोशी रहती। उसकी उदासी मुझसे देखी न जाती, लेकिन मदद करने का भी मेरे पास कोई रास्ता न था। हम इस घर से चले गए तो नाना ने हमारे घर के दोनों पोर्शन किराए पर चढ़ा दिए। नाना की भी यही मर्जी थी कि दोनों बेटियां बगैर किसी मर्द के सहारे अकेले घर में न रहे। जो अम्मा और एक मेरी खाला थी, ननियाल आकर सब ने हमारा अच्छा इस्तकबाल किया था। मेरे मामू और नाना की फिक्र भी अब कम हुई थी। अम्मा ने अपना पुराना काम सिलाई वगैरह अब छोड़ दिया था और मुमाने का घर के कामों में हाथ बटाती थी। घर के किराए से आने वाली रकम अब हमारे खर्चे के लिए पूरी थी। अब जिंदगी में एक सुकून था कि हम अकेले नहीं थे। लेकिन खाला की दिन ब दिन बिगड़ती हालत को देखकर सभी घर वाले परेशान थे। अच्छे अच्छे डॉक्टरों से उनका ट्रीटमेंट चल रहा था, लेकिन दिल का रोग कोई समझ नहीं पा रहा था। फिर कुछ ही वक्त बाद मेरी खाला ने मुझे कहा कि मेरी मदद करो, मैं एक बार इस लड़के से मिलना चाहती हूँ। और हम दोनों ने शॉपिंग का बहाना बनाकर अपने घर जाने का सोचा। शुक्र है वहाँ पहुंचकर हमारी मुलाकात उसी से हो गई थी। इसकी हालत तो खाला से भी ज़्यादा ख़राब थी। हमारे चले जाने के दुख ने उसे भी बहुत कमज़ोर कर दिया था। दोनों ने इस मुलाकात पर बहुत आंसू बहाए थे और दोनों का दुख देखकर मैं भी खुद को रोक ना पाई। मेरी आंखों ने भी बिन मौसम बारिश बरसाई। फिर वक्त जाते इस लड़के ने मेरी खाला को एक मोबाइल पकड़ाया कि बात करने का कोई जरिया लाजमी है। मुझे तो बहुत डर लगा था, लेकिन खाला ने बड़ी खुशी से वो मोबाइल ले लिया, क्योंकि वो भी बात करने के लिए बेचैन रहती थी। मोबाइल मिलते ही मेरी खाला के सब दुख दर्द खत्म हुए थे और वो घर में खुश रहने लगी थी। मेरे नाना और मामू अब उनकी शादी करना चाहते थे। उनके अपने खानदान में कई अच्छे लड़के मौजूद थे जो खाला का रिश्ता लेना चाहते थे, और खाला जवान और बहुत खूबसूरत भी थी, लेकिन किसी से भी शादी करने को तैयार न होती थी। 4-5 रिश्तों से वो इनकार कर चुकी थी। तो एक दिन मेरे नाना ने जबरदस्ती एक लड़के वालों को घर बुला लिया कि शायद देखकर ही खाला पसंद कर सके। लेकिन जब वो लड़का अपनी फैमिली के साथ आया तो सारी तैयारियां मुकम्मल हो जाने के बाद खाला ने मुझे नकाब करवा दिया और बोली कि मेरी जगह तुम जाकर इन लोगों से मिल लो। आखिर मैं इनकार ही कर देना। मैं इनकी बात ना टाल सकी और डरते डरते सबके दरमियान चली गई, जहाँ हमारी भी तमाम तर फैमिली पहले से ही मौजूद थी। खाला और मैं कद काट में एक जैसे ही थे, इसलिए मुझे नकाब के अंदर कोई पहचान ना पाया। मैंने लड़का और इसकी फैमिली देखी तो वो खासे अमीर लोग थे, अच्छे थे। लेकिन इस वक्त मेरी हैरानी की कोई इंतहा न रही जब मेरे नाना मुझे अपनी बेटी समझकर इन लोगों से मेरे लिए निकाह से पहले 3 करोड़ रुपए की मांग करने लगे। और इन लोगों ने बिना कोई एतराज जताए 3 करोड़ का चेक मेरे हाथ में थमा दिया। और इस तरह रिश्ते की बात पक्की हुई और लड़के ने मेरे हाथ में अंगूठी पहनाई। तो मेरी होने वाली सास ने सबको मिठाई खिलाते मेरी तरफ जब हाथ बढ़ाया तो अम्मा ने मुझे नकाब हटाने का कह दिया। मजबूरन मैंने नकाब हटाया तो सबके ही होश उड़ गए, क्योंकि सब लोग मुझे खाला ही समझ रहे थे। फिर मैंने सबको बताया कि खाला इस रिश्ते से खुश नहीं, इसलिए उनकी जगह मैं ही दुल्हन बनकर आ गई। तो मेरी होने वाली सास ने मेरा माथा चूमते हुए कहा कि बेटी, हमें तो अपनी बहू के रूप में कबूल है। अगर तुम्हें कोई एतराज़ नहीं तो मेरे बेटे को कबूल कर लो। मैंने एक नज़र अम्मा की तरफ देखा तो उन्होंने हाँ में सर हिलाकर मुझे कबूल करने का इशारा दिया और मैंने सर झुकाकर सबके सामने इस रिश्ते के लिए हाँ कह दी। सभी लोग इस नए रिश्ते से बहुत खुश हुए और मेरे ससुराल वाले शादी की बात पक्की करके चले गए थे। फिर मैंने अम्मा को अकेले में जाकर खाला की मोहब्बत के बारे में बताया। उन्होंने फिर हमारी मदद की और नाना जान को खाला का रिश्ता इनकी पसंद पर करने के लिए मनाया था। इस तरह मेरी और खाला की शादी एक ही हफ्ते में तय हुई और हम दोनों अपने अपने होने वाले शौहर को बहुत पसंद करने लगे थे।